लर्निंग डिसेबिलिटीज। इस क्लास में हम जानेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज किसे कहते हैं, इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसे दूर कैसे किया जा सकता है और ये कितने प्रकार की हो सकती है। लर्निंग डिसेबिलिटीज एक समूह है वैसी परेशानियों का, वैसी दिक्कतों का जो न्यूरोलॉजिकल हो सकती हैं, यानी ब्रेन में स्ट्रक्चर या ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स में दिक्कतों की वजह से ये प्रॉब्लम सामने आ सकती है, जिसकी वजह से किसी इंसान को पढ़ने लिखने की दिक्कत हो जाती है, उसे पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, लिखने में दिक्कत हो सकती है, मैथ्स के क्वेश्चन करने में दिक्कत हो सकती है, दिमाग में जानकारी स्टोर करने में दिक्कत हो सकती है, चीज़ों को क्रमवार लगाने में, अरेंज करने में, सॉर्ट करने में दिक्कत हो सकती है। और ये बीमारी अक्सर बचपन में दिखाई देती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों में ये नहीं मिलती है, पर बचपन में तब दिखना शुरू करती है जब बच्चे पहली बार स्कूल जाना शुरू करते हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई शुरू होती है। उस समय फिर दिखता है कि बच्चे को पढ़ने लिखने में दिक्कतें आ रही हैं, पर कई बार ये डायग्नोज नहीं हो पाता है। लोग अनदेखा कर जाते हैं इस तरह की प्रॉब्लम को, या लगता है उन्हें कि समय के साथ ये ठीक हो जाएगा, और कभी उसको सही से डायग्नोसिस ना हो पाने के कारण कभी कभी एडल्ट्स में भी ये प्रॉब्लम पहली बार नजर में आती है। जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रस्त होते हैं उनमें और भी तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे उन्हें बोलने और सुनने में भी दिक्कत हो सकती है। रीडिंग और राइटिंग में तो समस्या होती ही है, साथ ही रीजनिंग की दिक्कत हो सकती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में समस्या हो सकती है। इन चीज़ों की वजह से उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है, पढ़ाई लिखाई का जो उनका परफॉर्मेंस है वो खराब हो जाता है, उनकी अचीवमेंट नहीं हो पाती सही से, और कुछ केसेस में ये डेली एक्टिविटीज़ जो है, दिनचर्या जो है उनकी, उसमें भी इंटरफेयर करना शुरू करती है। ये दिक्कतें अक्सर स्कूल एज में आइडेंटिफाई होती हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज एक अम्ब्रेला टर्म है, एक बड़ा बृहद टर्म है जिसके अंदर कई सारी छोटी छोटी चीजें आएंगी, कई तरह की अलग अलग लर्निंग डिसेबिलिटीज आती है। लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी सीखने की दिक्कत, ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से, यानी ब्रेन में न्यूरॉन में प्रॉब्लम्स होने की वजह से, जो कई कारणों से हो सकती हैं और कॉजेज हम आगे देखेंगे, उनकी वजह से ये दिक्कतें आ सकती हैं। कई बार ये जेनेटिक हो सकता है, अनुवांशिक हो सकता है, जीन्स में प्रॉब्लम होने की वजह से आ सकता है, जिसकी वजह से ऐसे बच्चों का दिमाग थोड़ा सा अलग तरह से काम करता है एक नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में। इनकी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं जो हैं, जो लर्निंग से, अधिगम से या सीखने से रिलेटेड हैं, उनमें परिवर्तन हो जाता है। ये चीज़ें और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, न सिर्फ पढ़ाई लिखाई से संबंधित, बल्कि टाइम का मैनेजमेंट करना, प्लानिंग करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाना, रीजनिंग कर पाना, दीर्घकालिक या अल्पकालिक स्मृति जो है उसके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, अटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, अवधान इनका खराब हो सकता है। ये लर्निंग डिसेबिलिटीज जो होती हैं, ये एकेडमिक्स के अलावा रिलेशनशिप को भी प्रभावित कर सकती हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या वर्क प्लेस पर भी। वर्क प्लेस की बात तभी आएगी जब हम एडल्ट्स में लर्निंग डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, और लर्निंग डिसेबिलिटी ऐसी नहीं होती है कि अगर किसी बच्चे में है तो वो ठीक हो सकती है पूरी तरह से। इसीलिए अगर किसी बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है तो वो उसके वयस्क हो जाने पर भी रहेगी और उसको जीवन पर्यंत वो समस्याएं रहेंगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स पहली बार स्कूल में नजर आती हैं जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। इसलिए इसके सिम्टम्स जो हैं वो उस समय बेहतर डायग्नोज हो पाते हैं, और उस समय अगर बच्चे को कुछ ट्रीटमेंट मिल सके जो उसको हेल्प कर सके ये प्रॉब्लम्स कम करने में, क्योंकि ख़त्म तो नहीं हो सकती, पर अगर कुछ हेल्प मिल पाए जिससे ये प्रॉब्लम्स कम हो जाए, तो बच्चा एक बेहतर लाइफ लीड कर सकता है, उसकी पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा नॉर्मल तरह से हो सकती है, और वर्क प्लेस में भी उसका परफॉर्मेंस ठीक हो सकता है। जैसा मैंने बोला कि कई बार ये प्रॉब्लम्स जब वयस्क हो जाते हैं बच्चे तब उसमें दिखती है, या रिलेशनशिप में समस्याएं हो रही हैं, या वर्क प्लेस पे दिक्कतें आ रही हैं,
तब वो दिक्कतें पहली बार पकड़ में आती हैं, क्योंकि बचपन के टाइम में या तो किसी ने बहुत ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर, या ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं थी, माइल्ड नेचर की थी, तो उसकी वजह से वो इग्नोर होती गई, उस पर ध्यान नहीं गया। हो सकता है बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं हो, लेकिन पेरेंट्स सोचते रहे कि वो मन नहीं लगाता है या शायद उतना इंटेलिजेंट नहीं है। तो इन चीज़ों के चलते और जानकारी के अभाव के चलते ये अक्सर इग्नोर्ड रह जाती हैं और पकड़ में नहीं आ पाती टाइम से। लर्निंग डिसेबिलिटी को लर्निंग प्रॉब्लम्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। लर्निंग प्रॉब्लम्स अलग चीज़ें हैं। लर्निंग में समस्याएं जो आती हैं वो दूसरे फैक्टर्स से हो सकती हैं। जैसे अगर बच्चे में बहरापन है, अगर उसको देखने की दिक्कत है, उसकी आईसाइट ठीक नहीं है, कुछ और तरह की शारीरिक परेशानियां हैं, इंटेलिजेंस उसकी बहुत सही नहीं है, लो आईक्यू का बच्चा है, कुछ भावनात्मक समस्याएं हैं बच्चे के साथ, या उसका कल्चरल बैकग्राउंड जो है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है परिवार की, या जिस तरह के परिवेश में वो रहता है, उसकी वजह से अगर समस्या आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं और बच्चा पढ़ लिख नहीं पा रहा है, तो वो लर्निंग प्रॉब्लम्स में आएगा, न कि लर्निंग डिसेबिलिटी में। ध्यान दीजिए कि बाहरी फैक्टर्स जब इफेक्ट कर रहे हैं लर्निंग को, तो वो लर्निंग प्रॉब्लम है। लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी यूजुअली बाय बर्थ आती है, क्योंकि वो ब्रेन में ऑलरेडी कुछ चेंजेस हो चुके हैं जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। ये और बात है कि ब्रेन में जो चेंजेस हुए हैं उनके कारक कुछ बाहरी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे पर्यावरण या खान पान ठीक न होना, आनुवांशिकता वगैरह। आमतौर पे जब हम लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जिन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उनकी इंटेलिजेंस का लेवल जो है वो औसत ही होता है, या औसत से बेहतर भी हो सकता है, अबव एवरेज भी हो सकता है। लेकिन उनकी इंटेलिजेंस लेवल के अनुसार उनकी परफॉर्मेंस नहीं दिखती, और इसीलिए लर्निंग डिसेबिलिटी को अक्सर हिडन डिसेबिलिटी भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल दिखता है, उसका आईक्यू भी बाकी बच्चों जैसा ही है, कभी कभी वो इंटेलिजेंट या ब्राइट स्टूडेंट भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उससे जो अपेक्षित है कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस दे, उसकी उम्र के हिसाब से जैसी परफॉर्मेंस उसकी होनी चाहिए, वो नहीं दिख पाता है, वैसा आउटपुट नहीं आ पाता है। लर्निंग डिसेबिलिटी याद रखिए क्योर नहीं हो सकती, इसका इलाज नहीं है, इसको ठीक पूरी तरह नहीं किया जा सकता है, तो ये जीवन पर्यंत एक चैलेंज के रूप में, एक चुनौती के रूप में एक व्यक्ति के सामने रहता है। लेकिन अगर सही समय पर इसका पता चल जाए, सही तरह का सपोर्ट मिल पाए, कुछ इंटरवेंशन मिल पाए, तो इसमें सुधार हो सकता है, कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और कुछ एफर्ट के साथ बच्चे में कॉन्फिडेंस आ सकता है कि वो कैसे अपनी परेशानी के साथ भी सक्सेस पा सके अपने स्कूल में, वर्क प्लेस में, रिलेशनशिप्स में और इन जनरल समाज में। लर्निंग डिसऑर्डर्स या डिसेबिलिटी के कुछ सिम्टम्स हैं। क्या सिम्टम्स हैं? जैसे बच्चे आमतौर पे दाएं और बाएं में बहुत कंफ्यूज होते हैं। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि दाएं और बाएं में काफ़ी उन्हें कंफ्यूजन रहती है। आमतौर पर लगभग 50% बच्चों को ये कंफ्यूजन बचपन में रहती है, बट उम्र बढ़ने के साथ ये कंफ्यूजन दूर हो जाती है। पर अगर बड़े हो चुके बच्चे में भी ये दिक्कतें दिखें तो वो एक निशानी हो सकती है कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी हो। ऐसे बच्चे जब लिखते हैं तो शब्दों को, अक्षरों को, नंबरों को उलट देते हैं। जैसे आप नीचे पिक्चर में देख रहे हैं, ABCD एक सही बच्चा जो है वो इस तरह से लिखेगा, लेकिन एक बच्चा जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी होगी वो उल्टे लेटर्स भी लिखता है। जैसे देखिए B उल्टा लिखा हुआ है, E उल्टा लिखा हुआ है, K उल्टा लिखा है, तो इस तरह से ये रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि इनको लेफ्ट और राइट की दिक्कत होती है। इन्हें नहीं समझ में आता कि जो अक्षर की डिजाइन ये बना रहे हैं वो दाएं तरफ घूमेगी या बाएं तरफ घूमेगी। तो वो दाएं और बाएं का जो दैनिक जीवन में भी उन्हें समस्या दिखती है, दायां हाथ बोलो तो बायां हाथ दिखाएंगे, दाएं मुड़ने बोलो बाएं मुड़ जाएंगे, वो चीजें उनके लिखने पढ़ने में भी ये डायरेक्शन की दिक्कत दिखाई देती है। इन्हें अगर कोई चीजें अरेंज करने के लिए बोलो साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से, तो सही क्रम में नहीं लगा पाएंगे। इन्हें इंस्ट्रक्शन समझने में परेशानी होती है। कोई निर्देश दिया जाए तो उन्हें दिक्कत आती है, वो नहीं समझ पाते हैं। और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस हो कि वहां पर जाओ, वो सामान उठाओ, उसको वहां रख दो और वो सामान लेकर आओ, तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे तो और मुश्किल हो जाती है। जो चीजें अभी जस्ट बोली गई हैं वो याद रखने में भी इन्हें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो चीजें अभी तुरंत पढ़ी वो भी उन्हें याद नहीं रह सकती हैं। कोऑर्डिनेशन इनका थोड़ा पुअर होता है।
चलने फिरने में, आने जाने में जो कोऑर्डिनेशन चाहिए, जो एक तारतम्य होना चाहिए आपके हाथ पैरों के बीच में, कैसे चल रहे हैं, क्या आगे पीछे मूवमेंट करने हैं, वो इनका बहुत परफेक्ट नहीं होता है। हाथ से जो भी काम करने हो, कुछ काटना है, कुछ ड्रॉ करना है, लिखना है, वहां उन्हें दिक्कत आती है। इन्हें टाइम का कॉन्सेप्ट समझने में भी दिक्कत आती है। कई बच्चे होते हैं 12-13 साल के भी हो जाते हैं, पर उन्हें घड़ी देखना नहीं आता, वो टाइम नहीं सही से बता सकते। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी के लक्षण हो सकते हैं। कुछ और भी चीजें हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड हो सकती हैं, जैसे ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा सोचते नहीं कुछ करने के पहले, बहुत इम्पल्सिव होते हैं, बस जो मन में आया, आवेगात्मक व्यवहार जो होता है कहते हैं, जो भी मन में आया वैसा बिल्कुल एक्सप्रेस कर देते हैं, सोचते नहीं कि इसका नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या होगा, हम कहाँ हैं, हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, ये नहीं सोच पाते हैं। तो ये एक्ट आउट करते हैं स्कूल में या सामाजिक परिस्थितियों में, दे एक्ट आउट। एक्ट आउट मतलब जो भी आवेग इनके अंदर आ रहा है, जो भी फीलिंग आ रही है, तुरंत उसको एक्सप्रेस कर देना, यूजुअली नेगेटिव चीज़ों को एक्सप्रेस करना, बहुत रोना, तोड़ फोड़ मचाना, शोर शराबा करना, गुस्सा दिखाना, ये सारी चीज़ें। किसी चीज़ पे फोकस बना के रख पाना, पढ़ाई लिखाई में चाहे किसी भी और चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर पाना इनके लिए मुश्किल होता है। बहुत आसानी से इनका दिमाग विचलित हो जाता है, बहुत डिस्ट्रैक्ट आसानी से हो जाते हैं ये। कोई शब्द अगर इनको करेक्टली प्रोनाउंस करना है, बोलकर सही सही वर्ड का उच्चारण करना है, या अपनी बात, अपने विचार जो दिमाग में आ रहे हैं बोलकर उसको व्यक्त करना है, तो इन्हें दिक्कत आती है ये करने में। स्कूल की परफॉर्मेंस में भी इन्हें दिक्कत आती है। स्कूल का जो काम है हफ्ते दर हफ्ते या डे टू डे एक्टिविटी में भी स्कूल के इन्हें समस्या हो सकती है। ये अपनी उम्र से कम उम्र के बच्चे जैसे बोलते हैं, उनकी जो भाषा की समझ होती है, जितने शब्द आते हैं, जिस तरह से कोई चीज़ को व्यक्त करते हैं, इनकी उम्र से कम उम्र का बच्चा जैसे व्यक्त करेगा वैसे ये बात करते हैं। छोटे वर्ड्स यूज करेंगे, छोटे सेंटेंसेस यूज करेंगे, सिंपल लैंग्वेज का कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, और कई बार सेंटेंसेस बोलने में कुछ वर्ड्स मिस कर जाएंगे, भूल जाएंगे। सुनने में भी इन्हें दिक्कत होती है। सुनने में दिक्कत का ये मतलब नहीं है कि इन्हें सुनाई कम देता है या सुनाई नहीं देता है। सुनने में दिक्कत का ये मतलब है कि वो बहुत कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, तो जो बातें बोली जा रही हैं वो सब की सब वो ग्रहण कर लें, उन्हें समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर इनके शेड्यूल में, इनका रोज का जो दैनिक दिनचर्या है, जो नियम बना हुआ है कि क्या करना है, कैसे करना है, किस समय करना है, उसमें या किसी परिस्थिति में बदलाव हो, चेंज हो, तो इनको उससे एडजस्ट करने में समस्या होती है। इन्हें शब्दों को समझने में या किसी कॉन्सेप्ट को समझने में, संकल्पना को समझने में परेशानी हो सकती है। अब एक एक करके देख लेते हैं कि कितने प्रकार के लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकते हैं। डिसलेक्सिया एक सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला और सबसे ज़्यादा कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो सबसे पॉपुलर भी है क्योंकि मूवीज़ वगैरह के ज़रिए इस पर बहुत हाईलाइट किया गया है, तो ज़्यादातर लोग इस बीमारी के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं। डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिफ़िकल्टी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसमें बच्चे को पढ़कर कोई चीज़ समझने में दिक्कत होती है। ये और भी तरह से दिख सकती है, जैसे बच्चे को सुनकर कोई चीज़ समझने में भी समस्या हो सकती है। उसको चीज़ों का उच्चारण सही से नहीं पता, उसको अगर पढ़कर कोई चीज़ बोल कर बतानी है तो शब्दों का भी उच्चारण वो सही से नहीं कर पाएगा। इनकी जो दिमाग में फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग होती है, मतलब शब्दों का उच्चारण, उनकी आवाज़ जो है, उससे संबंधित जो प्रक्रियाएं होती हैं वो बाधित होती हैं, वो बहुत सही वर्क नहीं करती हैं। इसीलिए अगर दो शब्द हैं या दो चीज़ें हैं जिनका नाम मिलता जुलता है, उच्चारण मिलता जुलता है, तो हमेशा ये जीवन भर उसमें कंफ्यूज रहते हैं। और भी समस्याएं आती हैं इनके बोलने में, जैसे ये बहुत फ्लुएंटली नहीं बोल सकते। एक आम आदमी जैसे बातचीत करता है वैसे नहीं बोल पाएंगे, बहुत अटकेंगे, बहुत रुकेंगे, बहुत क्लियरली और बिना एफर्ट के, जैसे लगता है बाकी लोग जब बोलते हैं तो कोई एफर्ट नहीं लग रहा है, एकदम ऑटोमेटिक बोलते हैं, वैसे ये नहीं कर पाते हैं। इनकी स्पेलिंग में भी प्रॉब्लम होती है, स्पेलिंग्स वगैरह लिखेंगे तो बहुत मिस्टेक्स करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत होती है, कोई चीज़ अगर पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ समझ जाए पूरी तरह से, ये मुश्किल होगा उनके लिए। और भी समस्याएं हो सकती हैं डिसलेक्सिया में, जैसे सही शब्द पहचान पाना, सटीक तौर पे शब्दों को पढ़ के समझ पाना कि क्या कह रहा है, नहीं कर पाएंगे।
शब्द पहचानने में दिक्कत होती है, उसका अर्थ समझने में दिक्कत होती है, उसकी स्पेलिंग लिखने में दिक्कत होती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इनका खराब होता है, कुछ पढ़कर उसकी मीनिंग समझना, उसका अर्थ समझना, क्या कहना चाह रहा है ये बात समझना नहीं हो पाता है। और मेन रीज़न इसका यही है कि वर्ड्स नहीं समझ पाते। ये वर्ड से मिलके सेंटेंस और सेंटेंस से मिलके पैराग्राफ बनता है, तो इनको वर्ड समझने में ही दिक्कत होती है, वर्ड्स की मीनिंग नहीं समझ पाते, इसलिए उनको कनेक्ट करके फिर पढ़ना होता है, तो वो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। डिसलेक्सिया में जैसा मैंने बताया कि फोनेमिक और फोनोलॉजिकल अवेयरनेस खराब होती है, मतलब साउंड की प्रोसेसिंग भी बहुत सही नहीं है, उच्चारण जो है शब्दों का वो भी दिक्कत है। तो सिर्फ पढ़कर समझने की दिक्कत नहीं, बोल पाना या सुनकर समझ पाना भी इनके लिए मुश्किल होता है। अगर सुनेंगे भी किसी को बात करते हुए तो क्या शब्द बोले जा रहे हैं, कितने वर्ड्स बोले गए, क्या उच्चारण है, कैसे है, इनको समस्या समझ में आएगी इसमें। ये शब्दों की आवाज को बहुत सही नहीं पकड़ पाते, नहीं समझ पाते हैं। और जब अगर को बोलने के लिए बोला जाए, कुछ पढ़कर सुनाने के लिए बोला जाए, तो शब्दों का उच्चारण कैसे होगा, दो शब्द मिलके कैसे उच्चारण होंगे, दो चार शब्द मिलके सेंटेंस को कैसे हम बोलेंगे, ये भी इनको बोलने में दिक्कत आती है। इसमें सटीकता नहीं होती है और फ्लुएंसी भी नहीं होती है, बहुत अटक अटक के चीजों को पढ़ेंगे। डिसलेक्सिया में अगर मतलब इसके आधार पर अगर कहें तो मेनली अक्षरों को उनकी साउंड से समझना इनके लिए दिक्कत होती है, इसीलिए वर्ड्स जो हैं उनकी स्पेलिंग जो है ये पहचान नहीं पाते। क्योंकि अक्सर इंग्लिश की अगर हम बात करें या हिंदी की भी बात करें, जैसे आपको याद होगा छोटे क्लासेस में आपको डिक्टेशन दिया जाता था, इंग्लिश में टेस्ट होता था, कुछ टीचर ने बोला आपको सुन के उसकी स्पेलिंग लिखनी है, या हिंदी में कहें तो श्रुति लेख होता था, टीचर ने कुछ हिंदी में वर्ड बोला और उसको आपको लिखना है। तो ज़्यादातर वर्ड्स जो होते हैं जैसे बोले जाते हैं वैसे लिखे जाते हैं, हिंदी में तो काफ़ी हद तक, पर इंग्लिश में भी कभी कभी होता है कि जैसा उच्चारण है वैसी स्पेलिंग नहीं है। जैसे निमोनिया हो गया, साइकोलॉजी हो गया, तो ये जैसा उच्चारण एग्जैक्टली वैसी स्पेलिंग नहीं होती, पर ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, ज़्यादातर वर्ड्स जैसा उच्चारण लगभग वैसी स्पेलिंग भी होती है। पर इन बच्चों को उसमें भी दिक्कत आएगी क्योंकि ये वर्ड्स को उसके अक्षरों के उच्चारण से नहीं समझ पाते। ये सुनकर किसी वर्ड को लिखने की कोशिश करेंगे तो कभी सही नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि वो लिंक नहीं कर पाते हैं शब्दों को या अक्षरों को और उनके उच्चारण को। और भी तरह की प्रॉब्लम्स इनमें देखने में आती हैं, जैसे दूसरे जो बात कर रहे हैं उसको समझना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है, कुछ लिखा हुआ चीज़ है वो पढ़ना या बोला हुआ कुछ समझना, लैंग्वेज जो है वो दिक्कत होती है। बोल पाना भी इनके लिए समस्या होती है, बहुत क्लियरली नहीं बोल पाते हैं। अपने भावनाओं को या अपने सोच को, अपने थॉट्स को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल होता है इनके लिए। नए वर्ड सीखना, नए शब्दों को सीखना इनके लिए मुश्किल होता है, पढ़ने में भी, अगर पढ़ के सीखना है तो भी, सुन के सीखना है तो भी। फॉरेन लैंग्वेज में तो बहुत ही दिक्कत आती है, अपनी लैंग्वेज में दिक्कत होती है तो कोई नई लैंग्वेज सीखना इनके लिए बहुत ही पहाड़ काम होता है। शब्द क्योंकि दिक्कत होती है इन्हें समझने में, तो सॉन्ग्स भी इन्हें समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि साउंड से रिलेटेड भी इनकी प्रॉब्लम है, तो सॉन्ग्स को समझ पाना, उसका म्यूजिक समझ पाना, उसकी राइमिंग समझ पाना मुश्किल होता है। इनके पढ़ने की गति बहुत धीमी होती है, क्योंकि इनको दिक्कतें हो रही हैं लैंग्वेज को लेके, तो पढ़ने की गति धीमी होती है, चाहे मन में पढ़ रहे हो, साइलेंटली रीड कर रहे हो कोई चीज़, या बोल कर उच्चारण करके पढ़ना हो, तो भी बहुत दिक्कत होती है। जैसे अगर आपको याद होगी मूवी तारे ज़मीं पर, टीचर बोलती है ईशान को कि ये पैराग्राफ पढ़ो इस पेज पर, अब वो इतने धीरे धीरे अटक अटक के पढ़ता है, बहुत समय लेता है और बच्चे फिर हंसते भी हैं उसके ऊपर, तो इन लोग को दिक्कत आती है रीड आउट करने में। एक नॉर्मल बच्चे से ने ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि इनको वर्ड्स पढ़ने में समस्या हो रही है, इनको उसका उच्चारण नहीं समझ में आ रहा, तो बहुत फ्लुएंटली न ये बात कर पाते हैं न पढ़ पाते हैं। अक्सर अगर लंबा काम इन्हें दे दिया जाए पढ़ने लिखने का तो वो गिव अप कर जाएंगे, क्योंकि उनको प्रॉब्लम आ रही है, समय ज़्यादा लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा ये सस्टेन नहीं कर पाते, थोड़ी देर में वो छोड़ देंगे, उसको गिव अप कर देंगे। क्वेश्चंस कोई पूछे अगर, तो क्वेश्चन समझना भी मुश्किल होता है। डायरेक्शंस इनको अगर बताया जाए कि वहां से जाओ, राइट ले लेना, फिर पहला लेफ्ट फिर दूसरा राइट, तो दिशाएं इन्हें नहीं समझ में आती, राइट लेफ्ट की कंफ्यूजन इन्हें होती है। स्पेलिंग की प्रॉब्लम, स्पेलिंग्स खराब होती हैं इनकी। किसी चीज को या नंबर्स को अगर उन्हें क्रम में याद रखना है तो अरेंज करना इनके लिए मुश्किल होता है, क्रम में चीजों को याद नहीं कर पाते, एक मतलब एक सीक्वेंस उनके लिए अरेंज करना चीजों को पुअर होता है।
जैसे टेलीफोन नंबर्स हो गए, तो एक निश्चित क्रम में नंबर्स होते हैं जो उनको उसी क्रम में याद करना होगा, वो नहीं कर पाएंगे। एड्रेस अगर बताया गया तो एड्रेस भी एक निश्चित क्रम में शब्दों का अरेंजमेंट होता है, वो भी इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और राइट और लेफ्ट की कंफ्यूजन तो इनमें होती ही है। तो जैसे मैंने बोला था कि डिसलेक्सिया मूवीज के थ्रू बहुत प्रचलित हो चुका है, चाहे हॉलीवुड की मूवीज कहें, बॉलीवुड की मूवीज कहें या कहीं और की, तो उसकी वजह से आप इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं कंपेयर टू जो और तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो यहाँ पर हम एक डिसलेक्सिया का एग्जाम्पल देखेंगे। बहुत फेमस मूवी आप पहचाने गए होंगे, तारे ज़मीं पर। उसमें आप देखेंगे कि कैसे यहाँ आमिर खान बताते हैं कि उस बच्चे में क्या क्या लक्षण है। तो अभी आपने जो लक्षण देखे उसमें आपको कई सारे लक्षण यहाँ पर, ईशान के बारे में जहाँ बात हो रही है, आपको दिखेगा कि कैसे उस बच्चे में डिसलेक्सिया है, क्या क्या लक्षण उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये था डिसलेक्सिया का एग्जाम्पल। अब सेकेंड चीज जो हम देखेंगे वो है ADHD। हालांकि कई लोग इस पर सहमत नहीं होते हैं कि ADHD एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये चाइल्डहुड डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। लेकिन ADHD से बहुत बच्चे प्रभावित होते हैं। ADHD का फुल फॉर्म अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। इसमें ध्यान दीजिए, लिखने का तरीका जो है अटेंशन डेफिसिट स्लैश हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर लिखा जाता है, पर और नहीं पढ़ते इसको, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर पढ़ते हैं। 6.4 मिलियन बच्चे इससे सफर करते हैं, लेकिन इसको फिर भी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं माना जाता पूरी तौर पर, और उसके अपने कारण भी हैं। बट इसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, इसकी वजह से पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चा फोकस नहीं कर पाता, उसका ध्यान बहुत भटकता है और वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता किसी एक काम पर, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस स्कूल में पुअर होती है। ADHD अगर आप देखें तो इसका ब्रेन के स्ट्रक्चर से लिंक मिला है और इसमें जीन्स का भी रोल हो सकता है। लेकिन आमतौर पे जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं उसकी तुलना में अगर हम देखें तो ADHD ठीक हो सकता है दवाइयों की मदद से और थेरेपीज की मदद से, ये पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। शायद ये भी एक कारण है कि इसे लर्निंग डिसेबिलिटी के लिस्ट में अक्सर जगह नहीं दी जाती है। तीसरा है डिसकैलकुलिया। ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये एक काफी इंपॉर्टेंट और डिसलेक्सिया के बाद, ADHD के बाद शायद थर्ड नंबर पर सबसे कॉमन डिफिकल्टी डिसकैलकुलिया ही है। अगर ADHD को अगर आप नहीं माने लर्निंग डिसेबिलिटी के तौर पर, जैसे ज्यादातर लोग नहीं मानते हैं, तो डिसकैलकुलिया डिसलेक्सिया के बाद सबसे कॉमन लर्निंग डिफिकल्टी है। इसमें बच्चे को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसे नंबर समझने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से मैथ्स की कैपेबिलिटी जो है, जोड़ना घटाना गुणा भाग करना, इसमें उन्हें समस्या समझ में आती है। ये नंबर्स को सही क्रम में भी नहीं लगा सकते और इसी वजह से प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह जो करनी होती है, जिसमें संख्याओं का इस्तेमाल करना हो, नंबर्स का इस्तेमाल करना हो, वो इनसे नहीं हो पाता है। ये सिंपल बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन भी नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी चीज़ों को भी जोड़ घटाना भी नहीं कर पाएंगे। साथ ही और चीज़ें जहाँ पर नंबर्स की ज़रूरत होती है, जैसे टाइम समझना या किसी चीज़ का मापन करना, मेजरमेंट 2 किलो 5 मीटर, इस तरह की चीज़ें इनको आइडिया नहीं लग पाता है। जिनमें इस तरह की डिफिकल्टी होती है उनकी कैलकुलेशन बहुत पुअर होती है, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स यूज करना है, नंबर्स को यूज करके कैलकुलेशन करना है और इन्हें नंबर्स नहीं समझ में आते। इन्हें नंबर्स प्रोसेस करने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से ये काउंटिंग भी नहीं कर पाएंगे, चीजों की गिनती नहीं कर पाते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी ये नहीं सॉल्व कर सकते हैं। और अगर किसी चीज का आप अगर इन्हें बोले 5 किलो सामान लेना है, 2 मीटर कपड़ा लेना है, तो इन्हें बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होगा कि इसका क्या मतलब है। जबकि बाकी बच्चे जो हैं या वयस्क जो लोग भी हो गए हैं, उन्हें कोई एक अमाउंट बताइए तो उन्हें उसका अंदाजा होता है। जैसे अगर आप किसी को बोलेंगे 5 किलो, तो उसे लगभग अंदाजा होता है कि इसका भार कितना होगा। अगर 2 मीटर बोला जाए तो उसे अंदाजा होता है कि इसकी लंबाई लगभग कितनी होगी। लेकिन इन्हें इस सब चीजों का कोई आइडिया नहीं रहता। और क्योंकि इनकी बेसिक मैथ्स स्किल्स ही बहुत पुअर है, तो हायर लेवल मैथ्स की तो बात छोड़ ही सकते हैं हम लोग। वहाँ उस तरह की ना प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाएंगे, ना कोई रीजनिंग कर पाएंगे। डे टू डे लाइफ में भी जहाँ भी संख्याओं की जरूरत होगी, जहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, जहाँ किसी चीज को नंबर के फॉर्म में सोचना है,
वो भी करना इनके लिए मुश्किल होता है। अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट समझने में, फ्रैक्शंस को समझने में, नंबर लाइन समझने में, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं ये समझने में इन्हें कठिनाई होती है। मैथ्स से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स जो होंगे ये नहीं सॉल्व कर पाएंगे। पैसे रुपए का लेन देन जहाँ करना है, सामान खरीदना है, कितना दिया पैसा, कितना चेंज मिलना चाहिए, इसमें बहुत दिक्कत आएगी। मैथ्स की क्वेश्चंस अगर पेपर पे सॉल्व करके दिखाने बोला जाए वो भी नहीं कर पाएंगे। लॉजिक एंड रीजनिंग की जो चीज़ें हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस करने में अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो भी नहीं करने में समस्या होती है। टाइम सीक्वेंस नहीं समझ पाते हैं घटनाओं का। अगर कोई घटनाक्रम इन्हें आप बताइए, एक निश्चित ऑर्डर में बताइएगा, निश्चित क्रम में बताइएगा कि पहले ये हुआ, फिर मैंने ये किया, फिर उसने ये बोला, फिर हमने ये किया, इस तरह से जिस क्रम में बोला गया, या कोई समय के साथ कोई चीज अगर घटना घटी, आपने बताई कि इस समय ऐसा हुआ, फिर उसके बाद इतने बजे ऐसा हुआ, इन्हें वो सब कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आएंगे क्योंकि वहां नंबर्स का इन्वॉल्वमेंट है। अगर इनसे मैथ्स के प्रोसेस को डिस्क्राइब करने बोला जाए कि हाँ तुमने ये चीज कैसे किया, ये जोड़कर ये चीज कैसे आई, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे आपको। अगली दिक्कत जो है उसका नाम है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया पूरी तरह लिखने की परेशानी से संबंधित है, क्योंकि ग्राफिया वर्ड ग्राफियन से आया जिसका मतलब होता है टू राइट, और डिस्ग्राफिया मतलब उसमें प्रॉब्लम है, वो डिसेबिलिटी है। तो लिखने की दिक्कत, फिजिकल एक्ट जो होता है राइटिंग का, लिखना पेंसिल पकड़ के या पेन से, उसमें उन्हें प्रॉब्लम होगी। ऐसे बच्चों में आप पाएंगे कि उन्हें पेंसिल सही से पकड़ने नहीं आती। बहुत एज हो जाने के बाद भी, कई बार प्रैक्टिस कराने के बाद भी वो उंगलियों के बीच पेंसिल या पेन को सही तरह से होल्ड नहीं कर पाते हैं। और जब लिखना शुरू करते हैं तो उंगलियों का मूवमेंट, हाथ का स्ट्रक्चर या पूरी बॉडी बहुत ही ट्विस्टेड वे में होती है। एक नॉर्मल बच्चे की तरह सीधे सीधे बैठ के नहीं लिख पाएंगे, बहुत टेढ़े होकर, बहुत अजीब तरह से बॉडी को बेंड करके लिखते हैं, जिससे कि ये जल्दी फिर थक जाते हैं और जल्दी ही लिखना छोड़ देते हैं। और इस तकलीफ, इस प्रॉब्लम की वजह से उनको फिर जल्दी लिखने का मन भी नहीं करता है, तो उनकी प्रोग्रेस और खराब होती जाती है, लिखना उनका पुअर से पुअर होते जाता है। कुछ चीज लिख कर एक्सप्लेन करनी है तो इन लोग को दिक्कत होती है, ये अपने थॉट्स को सही तरह शब्दों में नहीं लिख सकते। कई बार ये वर्ड्स मिस कर जाते हैं लिखते टाइम, जिससे पढ़ने में दिक्कत आती है। बेसिक लैंग्वेज का स्ट्रक्चर जो है, सिंपल सेंटेंसेस लिखना भी इनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर कुछ लेटर्स लिखने हैं, कुछ नंबर्स लिखने हैं, कुछ अल्फ़ाबेट लिखना है, तो इन्हें दिक्कत आएगी। नंबर्स लिखने में भी दिक्कत आती है, जिसकी वजह से मैथ्स की भी प्रॉब्लम इनकी दिखेगी। कुछ हद तक इनमें डिस्कैल्कुलिया भी दिख सकता है। इनके दिमाग में अक्षर या नंबर्स स्टोर नहीं होते सही से, ऑटोमेटिकली रिकॉल नहीं होते। इन्हें जब लिखना होता है तो हमें जैसे ऑटोमेटिक हो जाता है, हमें सोचना नहीं पड़ता है, कोई स्पेलिंग सुना तुरंत हम लिखने लग जाते हैं, हमें सोचना नहीं पड़ता है कि इसकी स्पेलिंग APPLE है, पर इन्हें ये सोचना पड़ सकता है। इतना सिंपल काम भी इनके लिए मुश्किल हो सकता है, उसमें काफी सोच विचार करना पड़ सकता है। इनकी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग भी खराब होती है, मतलब प्लान करना, चीजों को ऑर्गेनाइज करना, क्रम में लगाना, इस तरह के जो मेंटल प्रोसेसेस हैं ये इनके पुअर होते हैं। यहाँ पे आप कुछ सैंपल्स देख पा रहे हैं। एक बच्चा जिसको डिस्ग्राफिया है, उसकी राइटिंग का आप देख रहे हैं कि वो लाइंस में नहीं लिख पाता है, सही साइज के अक्षर नहीं लिख पाता है, अक्षर घूमे हुए हो सकते हैं, राइटिंग बहुत पुअर हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। ऐसे बच्चों में आपको दिखेगा ग्रामर की भी समस्या होगी। न सिर्फ उनकी राइटिंग खराब है बल्कि ड्राइंग भी बहुत खराब होगी, और उन्हें पसंद भी नहीं होता है लिखना या ड्रॉ करना। अपने आइडियाज को वो लिख कर नहीं बता सकते। जैसे ही वो लिखना शुरू करते हैं उनका मन हट जाता है, उनको इंटरेस्ट नहीं आता है, उन्हें इच्छा नहीं करती है लिखने की। अपने थॉट्स को लॉजिकल वे में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। अगर लिख रहे हैं और बोला जाए कि लिखते समय उच्चारण करते हुए लिखो, तो भी नहीं कर पाएंगे। कई बार सेंटेंस लिखते लिखते बीच में ही छोड़ देते हैं, सेंटेंस कंप्लीट नहीं करते, और वर्ड्स भी बहुत मिस करते हैं बीच में। अगली चीज है प्रोसेसिंग डेफिसिट या नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी। तो अक्सर मानना होता है लोगों का कि लर्निंग डिसेबिलिटी है तो इसका मतलब अक्षर, संख्या, इनका या इनसे संबंधित समस्या होगी।
पर ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। प्रोसेसिंग की भी समस्या हो सकती है, दिमाग में चीज़ें प्रोसेस कैसे हो रही हैं उसमें दिक्कत हो सकती है। और लर्निंग डिसेबिलिटी नॉन वर्बल भी हो सकती है, जिसमें शब्दों का, अक्षरों का या संख्याओं का उपयोग न हो, वैसी भी समस्या हो सकती है जो लर्निंग में बाधा पैदा करती है। जैसे प्रॉब्लम ऑडिटरी या विजुअल हो सकती है, दृष्टि संबंधी या श्रवण संबंधी समस्या हो सकती है। नॉन वर्बल डिसेबिलिटीज को हालांकि अभी दर्जा नहीं दिया गया है लर्निंग डिसेबिलिटी का, और DSM-5 में अगर आप देखें तो इनको लर्निंग डिसेबिलिटी के तौर पे क्लासिफाई नहीं किया जाता है। लेकिन काफ़ी रिसर्च इस एरिया में हो रहे हैं जो दिखाते हैं कि लगभग 5% लोग इस तरह की डिसेबिलिटी से ग्रस्त होते हैं, जहां संज्ञानात्मक समस्या के चलते इनमें चीज़ों को प्रोसेस करने और समझने की क्षमता खराब होती है, जो कि उनके एकेडमिक्स में भी, उनके पढ़ाई लिखाई की परफॉर्मेंस में भी दिखाई देती है और क्षेत्रों में भी दिखाई देती है। इसमें देखा गया है मेनली 3 एरिया में ज़्यादा दिक्कतें समझ में आती हैं नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी की अगर बात करें। ये 3 एरिया है, मोटर स्किल्स मतलब बॉडी मूवमेंट संबंधी चीज़ें, विजुअल स्पेशल ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी मतलब चीज़ों का लोकेशन क्या है आपके अराउंड, आपके स्पेस में, उसकी याददाश्त इनकी पुअर होती है, कौन चीज़ कहाँ रखी हुई है। मान लीजिए अगर आप अपने घर में हैं और आपको हर जगह अच्छे से पता है कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, अंधेरे में भी आप जाएंगे तो आपको पता है कितना हाथ बढ़ाएंगे तो क्या चीज़ हमारे हाथ में आ जाएगी। पर इनकी ये मेमोरी काफ़ी ख़राब होती है, इन्हें इस तरह के काम में भी दिक्कत आएगी। सोशल स्किल्स भी इनकी ख़राब होती हैं, सामाजिक क्षमताएं जो हैं, कौशल जो है वो इनमें नहीं होता है। और ये लग सकता है कि ये नॉन वर्बल एबिलिटीज़ जो हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं, इससे पढ़ाई में क्या तकलीफ आएगी, पर आती है। जैसे मोटर स्किल्स की प्रॉब्लम है तो क्योंकि हाथ का इस्तेमाल करना है, हाथ की गतिविधि इन्वॉल्व है लिखने में, तो उसमें समस्या आएगी। विजुअल स्पेशल ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी इनकी खराब है तो चीज़ों को सही क्रम में लगाना, समझना या बता पाना इनके लिए मुश्किल होगा। इस तरह की डिसेबिलिटी जब होती है तो अक्सर इसके साथ लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होती है, वो स्ट्रांग होता है लैंग्वेज पार्ट। तो इनका लैंग्वेज पार्ट स्ट्रांग है, इनका शब्द अच्छा है, शब्द ज्ञान अच्छा है, व्याकरण अच्छा है, अच्छे से पढ़ समझ सकते हैं, लैंग्वेज की स्किल्स ठीक हैं। लेकिन इन बाकी तरह की समस्याओं की वजह से, जैसे मोटर स्किल्स की प्रॉब्लम, विजुअल स्पेशल ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी की प्रॉब्लम या सोशल एबिलिटी की प्रॉब्लम की वजह से पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आती है। ओरल या रिटन लैंग्वेज डिसऑर्डर भी एक एरिया है जहाँ पर पढ़ने लिखने में, चीज़ें आप पढ़ रहे हैं तो उसको समझ पाने में खासकर दिक्कत होती है, बोला गया या लिखा हुआ चीज़ समझने में दिक्कत। इसमें ज़्यादातर देखा जाता है कि दोनों तरह की प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर डिसलेक्सिया वगैरह की हम बात करें तो सब में आपने देखा, डिस्ग्राफिया हो, डिसलेक्सिया हो, कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, पढ़ना लिखना समस्यात्मक था। लेकिन यहाँ पर ओरल स्लैश रिटन लैंग्वेज डिसऑर्डर जो होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की ही दिक्कत होती है, और ये दोनों रूपों में होती है, पढ़ने में भी और लिखने में भी। इसको शॉर्ट में LB LD भी कहते हैं, लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी। जैसे आप नीचे पिक्चर में देख पा रहे हैं, थर्ड पिक्चर में LB LD लिखा हुआ है, इसको फुल फॉर्म इसका है लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी। तो नाम से जैसे पता चल रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, कोई और तरह की दिक्कतें जैसे राइट लेफ्ट और बाकी चीज़ें हमने जो देख रहे अभी तक देखी थी, वैसी दिक्कतें आपको नहीं दिखेंगी। सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज संबंधी दिक्कत है, और ये दोनों तरह से है, बोलने में भी लिखने में भी। तो ऐसे बच्चों में आप देखेंगे कि बोल कर कोई चीज़ एक्सप्रेस करना या कोई बोली हुई चीज़ समझ पाना, लिखा हुआ पढ़कर समझ पाना, इनके लिए दिक्कत होती है, क्योंकि लैंग्वेज की जो रूल्स हैं वो इन्हें बहुत क्लियर नहीं समझ में आते हैं, और चीज़ों को सही क्रम में ये नहीं लगा पाते हैं, जिससे मीनिंग डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सेंटेंस बोलें, द ब्लैंकेट इज ऑन द बेबी, मतलब बच्चे के ऊपर कंबल या ब्लैंकेट पड़ा हुआ है या डाला हुआ है। और दूसरा स्टेटमेंट बोले, द बेबी इज ऑन द ब्लैंकेट, यानी बच्चा कंबल के ऊपर पड़ा हुआ है। तो इन दोनों इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम शब्द इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन शब्द किस क्रम में लगाए गए हैं उससे अर्थ दोनों का अलग हो जाता है। ऐसे बच्चों को जिनको लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी है, LB LD है, उन्हें इस तरह के सेंटेंसेस में बहुत प्रॉब्लम होगी।
उनका क्रम बदलने से उसकी मीनिंग चेंज हो रही है, उनको ये मीनिंग का चेंज नहीं समझ में आएगा। कैसे वर्ड्स को हम बोलें, किस तरह से अरेंज करें, इनको वो चीज़ एक्सप्रेस करने में दिक्कत होगी। तो ध्यान रखिए, इस प्रॉब्लम में सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम आती है, जिसको ओरल या रिटन लैंग्वेज डिसऑर्डर बोल सकते हैं, या ज़्यादा पॉपुलर नाम है इसका LBLD, लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी या लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिफिकल्टी। अब लर्निंग डिफिकल्टी के कारण क्या होते हैं? तो लर्निंग डिसेबिलिटी जो है या लर्निंग डिफिकल्टी जो है, वो ब्रेन सही तरह से नहीं काम करता। ऐसे बच्चों में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, न्यूरॉन्स के लेवल पे प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें होती हैं। तो ये इंफॉर्मेशन को एक नॉर्मल ब्रेन से अलग तरह से प्रोसेस करते हैं, कुछ अद्वितीय तरह से, कुछ यूनिक वे में प्रोसेस करते हैं जो नॉर्मल नहीं है, और इसलिए एक नॉर्मल बच्चे की तुलना में इनकी पढ़ाई लिखाई बाधित होती है। इसके पीछे जीन्स एक मेजर फैक्टर हो सकता है, जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे में, लेकिन सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जो कि जब बच्चा पेट में डेवलप हो रहा था उस समय कुछ स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट मदर को मिला, कुछ और तरह की प्रॉब्लम्स हुई, जिसकी वजह से ब्रेन जब बन रहा था तो उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स आ गई। कहीं बहरापन, खराब दृष्टि, पैदा होने के समय कुछ दिक्कत हो गई हो, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया हो, या पेट में जब बच्चा था तब किसी तरह की चोट या दिक्कत आ गई हो, जिससे न्यूरॉन्स पर असर पड़ा हो, ब्रेन पर असर पड़ा हो। ये सब फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। ये भी देखा गया है कि वैसे बच्चे जिन्हें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स है, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स और सीरियस तरह की फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स, लंबी बीमारियां, उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी दुगना लेवल पे पाई जाती है उन बच्चों की तुलना में जिनमें इस तरह की हेल्थ कंडीशंस नहीं है। वैसे बच्चे जिन्हें स्पेशल एजुकेशन दी जाती है और हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी दी जाती है, उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी में कुछ कमी देखी गई है उन बच्चों की तुलना में जहाँ पे ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता समय से, और कुछ इन्हें अलग सर्विस या अलग ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। कुछ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी हो, लेकिन कुछ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो ठीक की जा सकती हैं। जैसे पुअर आई साइट है तो ऑपरेशन से या सही तरह के स्पेक्स यूज करने से, चश्मे यूज करने से वो प्रॉब्लम जा सकती है। अगर सुनने की समस्या है, बच्चा बधिर पैदा हुआ है, तो उसके लिए भी मशीन्स आती हैं जो यूज की जा सकती हैं, जिससे ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है, पर्यावरण संबंधी, परिवेश संबंधी, वो अगर दूर किए जा सकें तो प्रॉब्लम्स काफी हद तक ठीक हो सकती हैं। अब देखते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या क्या है लर्निंग डिसेबिलिटी का। मतलब क्या क्या फैक्टर हैं जो खतरे की घंटी हैं, उससे संभावना बढ़ जाती है कि बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी होगी। यहाँ ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर वो फैक्टर्स मौजूद हैं तो निश्चित तौर पे बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, पर खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए इनका नाम है रिस्क फैक्टर्स। तो कई सारे यहाँ रिस्क फैक्टर्स दिए हुए हैं, जिसमें एक है अल्कोहल या हार्मफुल ड्रग एक्सपोजर इन यूट्रो, यानी जब बच्चा पेट में है, यूट्रस में है, बन रहा है पेट में, तब अगर मदर अल्कोहल यूज करती है या कोई हार्मफुल ड्रग यूज करती है तो ये समस्या हो सकती है। बर्थ ट्रॉमा या डिस्ट्रेस, बच्चे के पैदा होने में कुछ कठिनाई हुई हो, जैसे बच्चे ब्रीच पैदा होते हैं, पैर की तरफ से पैदा होते हैं, तो ये डिफिकल्ट बर्थ प्रोसेस हो जाता है। उसमें कभी कभी ब्रेन में ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाता है, कुछ और तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, जिसकी वजह से स्टिल बर्थ टाइप की सिचुएशन कभी कभी होने लग जाती है कि बच्चा तुरंत पैदा हुआ तो कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहा, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, देर से रिस्पॉन्स दे रहा है, या कुछ और तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं मदर के साथ। इस तरह का कुछ बर्थ ट्रॉमा अगर होता है तो ये भी आगे चल के लर्निंग डिसेबिलिटी को जन्म दे सकता है। अगर बच्चा पेट में है तब या पैदा होने के बाद बच्चे को सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में किसी तरह से प्रॉब्लम पहुंचती है, कोई इन्फेक्शन हो जाती है, कोई डिजीज हो जाती है, चोट लग जाती है, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता, ये संभव है कि अगर पेरेंट्स में ये दिक्कत है तो बच्चे में भी अनुवांशिकता की वजह से ये चीजें कैरी फॉरवर्ड हो, उनमें भी लर्निंग डिसेबिलिटी दिखाई दे। नर्चरिंग एनवायरनमेंट का अभाव होना, अगर
बच्चे को सही तरह का माहौल, सही तरह का परिवेश नहीं मिल रहा है, उससे भी ये समस्या आ सकती है। लो बर्थ वेट, बच्चा पैदा हुआ तो प्री मैच्योर पैदा हुआ, समय से पहले पैदा हुआ, या समय पर भी पैदा हुआ तो उसका वजन कम था, वहां भी समस्या हो सकती है। दवाइयाँ, अगर मदर या बच्चे कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, जैसे कैंसर की ट्रीटमेंट या ल्यूकीमिया की ट्रीटमेंट, ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट, तो इससे संबंधित दवा अगर मदर ले रही है जब बच्चा पेट में है, या बच्चे का कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसके साइड इफेक्ट के तौर पे भी पढ़ाई लिखाई की दिक्कत हो सकती है, लर्निंग डिफिकल्टी हो सकती है। न्यूट्रिशनल डेफिसिट्स हो सकते हैं, बच्चे को खान पान में पोषण सही नहीं मिल रहा है, उसमें कमी है, उसमें अभाव रह गया, उसका भी परिणाम पड़ेगा ब्रेन पर, उसके स्ट्रक्चर पे, उसके डेवलपमेंट में असर आएगा, जिससे पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होगी। प्री मैच्योर बर्थ, अगर बच्चा समय से पहले पैदा हो रहा है तो उसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट बहुत सही से नहीं हो पाया होगा, क्योंकि अगर आप डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आपने जैसे पढ़ा होगा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वो सबसे पहला पार्ट होता है बॉडी का जो बनना शुरू होता है, नर्वस सिस्टम सबसे पहले बनना शुरू होता है बच्चे में जब कंसेप्शन होता है, और तब से लेकर पूरे 9 महीने पेट में इन चीज़ों का डेवलपमेंट और विकास होता रहता है अलग अलग गति से, और पैदा होने के 1 साल बाद तक भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डेवलपमेंट्स होते रहते हैं। तो अगर प्री मैच्योर बर्थ हुआ, इसका मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट कहीं पर बाधित हुआ, बच्चा समय से पहले पैदा हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो होने थे वो रह गए, उसका भी असर आ सकता है कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित दिक्कत हो। सेंसरी डेफिसिट्स हो सकते हैं, अगर हियरिंग लॉस है, बच्चा बधिर है, या उसका विजन अच्छा नहीं है, उसकी दृष्टि अच्छी नहीं है, उसकी आईसाइट अच्छी नहीं है, तो इसका भी असर पड़ेगा पढ़ाई लिखाई पर। अब इन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है? तो जहां पर ठीक करने की बात आती है, वहां पर आपको याद रखना होगा कि लर्निंग डिसेबिलिटी का कोई उपचार नहीं है, कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, अगर हम सही समय पे इसको आइडेंटिफाई कर लें और उसके हिसाब से फिर बच्चे को स्पेशल तरह की एजुकेशन या ट्रीटमेंट दें। अगर आई साइट या पुअर हियरिंग की प्रॉब्लम है तो वो पूरी तरह भी ठीक हो सकती है अगर इन प्रॉब्लम्स को ठीक किया गया थ्रू ऑपरेशन या थ्रू हियरिंग एड्स या स्पेक्टिकल्स या इस तरह की चीजें कुछ हम यूज करके इसको ठीक कर सकते हैं। अगर बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी डायग्नोज हुई है तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट उसके लिए होता है स्पेशल एजुकेशन की सर्विस, खासकर आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। उस बच्चे की क्षमता को देखते हुए, उसकी दिक्कत और तकलीफ को देखते हुए, जहां उसको समस्या आ रही है उसके हिसाब से उसके लिए स्पेशल करिकुलम डिजाइन करना पड़ता है, उसके हिसाब से उसकी पढ़ाई कराई जाती है, और कुछ थेरेपीज भी दी जा सकती हैं, बिहेवियरल थेरेपीज, जो उसके लिए यूजफुल हो सकती हैं। ऐसे बच्चों में स्पीच थेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी बहुत कारगर होती है, और अगर 1-on-1 ट्यूटरिंग की जाए, मतलब एक टीचर एक ट्यूटर एक बच्चे को फोकस करे, और ये ट्यूटर वैसा हो जो स्पेशलिस्ट हो और लर्निंग डिसेबिलिटी को अच्छी तरह से समझता हो, उसके बारे में उसको गहरी जानकारी हो, तो वो बच्चे को हेल्प कर सकता है इस प्रॉब्लम से उबरने में। थैंक यू।